नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आप देखना शुरू कर चुके हैं देश का पहला समझाने वाला बुलेटिन। खबर तो समझिए। इस प्राइम टाइम बुलेटिन में हम आपको दिन भर की सबसे चर्चित खबरें दिखाते हैं और खबरों को विस्तार से समझाते भी हैं। तो आइए जल्दी से आज की 4 बड़ी खबरों को पहले शॉर्ट में देख लेते हैं और फिर आगे विस्तार से खबर आपको समझाएंगे। आज बुलेटिन में सबसे पहले बात भारत नेपाल बॉर्डर पर मानव तस्करी का खेल समझिए। डोमिसाइल के नफा नुकसान आपको बताएंगे। मांझी और चिराग में मन मुटाव भी आपको समझाएंगे और इसके साथ ही राजनाथ सिंह के बिहार दौरे के मायने भी आपको बताएंगे। और शुरुआत सबसे पहले नेपाल से मानव तस्करी कर भारत ले जा रहे 5 नाबालिग बच्चों को रक्सौल बॉर्डर से रेस्क्यू किया गया है। मुस्लिम युवकों पर तस्करी का आरोप है। इन लोगों ने बच्चों से कहा था कि पकड़े जाने पर मुस्लिम नाम ना बताएं। सवाल है कि हिंदू लड़के लड़कियों को किस लिए ले जा रहे थे तस्कर। सबसे पहले आप रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। इस तस्वीर को देखिए। इन बच्चों के ना तो हम नाम बता सकते हैं और ना ही इनका चेहरा दिखा सकते हैं। ये देखने से ही नाबालिग लग रहे हैं, लेकिन इस तस्वीर के पीछे की सच्चाई बताना बेहद जरूरी है और अगर जानेंगे तो आप यकीनन हिल जाएंगे, क्योंकि नेपाल के रहने वाले इन 5 हिंदू लड़के लड़कियों को मानव तस्करी कर भारत लाया जा रहा था और लाने वाले दोनों ही युवक मुस्लिम हैं। एक का नाम सिराज है जो यूपी का रहने वाला है और दूसरे का नाम रियान है जो कि नेपाल का है। ये इन दोनों बच्चों को नेपाल से हैदराबाद लेकर के जाने वाले थे। हैरान करने वाली बात यह है कि तस्करों ने लड़के लड़कियों को समझाया था कि पकड़े जाने पर खुद को हिंदू न बल्कि मुस्लिम बताएं, लेकिन रक्सौल बॉर्डर पर तैनात एसएसबी के जवानों को शक हुआ और फिर जब पूछताछ की तो सारा भेद खुल गया। वो काम दिलवाने के नाम पर जो है पहले अपने झांसे में लेते थे और फिर भारत ला करके विभिन्न राज्यों में उनकी तस्करी कर दिया करते थे। सवाल है कि बच्चों को गलत धर्म बताने को क्यों कहा गया? हिंदू लड़के लड़कियों को मुस्लिम नाम क्यों दिया गया? तस्कर इन बच्चों से क्या कराने जा रहे थे? क्या कोई बड़ा गैंग मानव तस्करी में शामिल है? भारत नेपाल बॉर्डर पर पहले भी मानव तस्करी कर लाए गए बच्चों का रेस्क्यू कराया जा चुका है। इस बार एसएसबी को सूचना मिली थी कि नेपाल से नाबालिग बच्चों को नौकरी दिलाने के बहाने भारत के राज्यों में तस्करी कर लाया जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए मोतिहारी से अवनीश कुमार सिंह और पटना से अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और आइए अब आपको खबर समझाते हैं। देखिए, ये पहली बार नहीं है जब भारत नेपाल बॉर्डर पर मानव तस्करी का मामला सामने आया हो। 24 मई 2025 सोनौली यूपी भारत नेपाल सीमा पर 19 बच्चों का रेस्क्यू किया गया। इसके साथ ही आपको बताते हैं 23 जून 2025 को मधुबनी में भारत नेपाल सीमा पर 12 नाबालिग बच्चे मुक्त कराए गए। यानी कि 23 जून 2025 को नेपाल से तस्करी कर भारत लाए गए थे बच्चे और 2 तस्करों को एसएसबी ने उस वक्त पकड़ा भी था। 1 जुलाई 2025 को सोनौली यूपी भारत नेपाल सीमा पर 3 लड़कियों का रेस्क्यू किया गया था। ये हम आपको एक एक करके वो मामला बता रहे हैं। 1 जुलाई 2025 को रक्सौल में 5 हिंदू लड़की लड़के मुक्त कराए गए। मुस्लिम युवक पर मानव तस्करी का आरोप लगा था। बड़ी बात है कि मुस्लिम युवकों पर मानव तस्करी का आरोप लगा है। देखिए, 2024 में भारत लाते समय पकड़ी गई लड़कियां 353 थी और देह व्यापार में धकेलने के लिए ये लड़कियां लाई जा रही थी, जिस मामले का खुलासा भी हुआ था। अब ये समझना जरूरी है कि भारत नेपाल बॉर्डर पर मानव तस्करी की बातें बार बार क्यों आ रही है। तो इसके लिए समझना होगा कि भारत और नेपाल की सीमा कितने किलोमीटर तक लगती है। तो आपको बता दें कि भारत नेपाल की सीमा 1751 किलोमीटर लंबी है और इससे भी सिर्फ बिहार की बात करें तो बिहार की सीमा नेपाल से 601 किलोमीटर लगती है। किन किन राज्यों से लगती है नेपाल की सीमा? तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ये कुछ ऐसे स्टेट हैं जिससे कि नेपाल की सीमा जुड़ती है। अब सवाल है कि बॉर्डर लंबा होने से मानव तस्करी का क्या संबंध है? तो आपको बता दें कि दोनों देशों के बीच खुला बॉर्डर है।
ना जाने और आने के लिए वीजा की जरूरत नहीं होती है, जिसका फायदा ये तस्कर उठाते हैं। अब सवाल है कि किस लिए कराई जाती है नेपाल से भारत में मानव तस्करी? तो जवाब है बाल मजदूरी के लिए या फिर देह व्यापार के लिए। मानव तस्करी पर सख्त कानून भी अब आप समझ लीजिए। देखिए 2023 में बीएनएस की धारा 143 में सख्त सजा का प्रावधान किया गया है। आजीवन कारावास का इसमें प्रावधान है या फिर न्यूनतम 10 साल का कठोर कारावास भी ऐसे लोगों को मिलता है जो इसमें संलिप्त होते हैं। सवालों के जरिए अब आप खबर को समझिए। नेपाल से किस लिए लाए गए हिंदू लड़के लड़कियां, ये बड़ा सवाल है। सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर बच्चों को गलत धर्म बताने को क्यों कहा गया, क्योंकि जो मानव तस्कर थे उनकी तरफ से कहा जा रहा था कि अगर कोई पूछे तो मुस्लिम नाम बताया जाए। हिंदू लड़के लड़कियों को मुस्लिम नाम आखिर क्यों दिया गया, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। और इसके साथ ही सवाल ये भी कि तस्कर इन बच्चों से क्या कराने जा रहे थे। हालांकि अभी पूरा मामला जांच का विषय बना हुआ है और जांच पड़ताल जारी है। बढ़ते हैं आगे। पटना में सरकारी नौकरियों में डोमिसाइल नीति की मांग को लेकर छात्रों ने जोरदार प्रदर्शन किया। छात्रों का यह कहना है कि सरकारी नौकरी में स्थानीय युवाओं को ही मौका मिलना चाहिए। प्रदर्शनकारी छात्रों को पुलिस ने जबरन हटाया। सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर को समझिए। पटना में सरकारी नौकरियों में डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग को लेकर छात्रों का आक्रोश एक बार फिर सड़क पर फूट पड़ा। छात्रों का कहना है कि सरकार बिहार के सभी सरकारी नौकरी में डोमिसाइल नीति लागू करे या उन सभी राज्यों में लागू डोमिसाइल नीति को केंद्र सरकार से रद्द करवाए। बीपीएससी टीआरई 4 विथ डोमिसाइल, शिक्षक भर्ती जल्दी निकाली जाए। दरोगा, बीएसएससी सहित सभी बहाली में 90% डोमिसाइल लागू हो। पुलिस ने प्रदर्शनकारी छात्रों को जबरन हटाया है। स्थिति को नियंत्रण में किया गया। पुलिस ने इन छात्रों पर जमकर लाठियां भी भाजी। छात्रों के प्रदर्शन को लेकर सवाल पर शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि इसे राजनीतिक रंग देने की जरूरत नहीं है। 2.5 लाख जो से ऊपर जो गवर्नमेंट सर्वेंट बनाए गए तो सभी बिहार के हैं, तो वो विचाराधीन है। लेकिन तत्काल जो निर्णय पहले था तो ऐसी बात नहीं है। इसको कोई राजनीतिक रंग देने की आवश्यकता नहीं है। उस पर विचार करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल वही पॉलिसी है। डोमिसाइल नीति की मांग बीते कुछ समय से तेज होती नजर आ रही है। कई छात्र संगठनों ने सरकार से स्पष्ट नीति लाने की अपील की है। छात्रों ने मांग पर विचार नहीं करने पर व्यापक आंदोलन की चेतावनी भी दी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। तो डोमिसाइल के नफे नुकसान को समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि डोमिसाइल का मतलब क्या होता है। तो पहले डोमिसाइल का मतलब ही समझ लीजिए। देखिए डोमिसाइल मतलब किसी व्यक्ति का स्थायी निवास स्थान या फिर घर होता है। मतलब वो व्यक्ति वहीं का रहने वाला है, वो उसका स्थायी स्थान है, स्थायी निवास है या फिर वहां उसका घर है। अब आप समझिए कि डोमिसाइल नीति का क्या मतलब है। तो आपको बता दें कि इसके जरिए राज्य सरकार की नौकरी में मूल निवासी को तवज्जो दी जाती है। उसी राज्य के निवासी नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब बिहार में कुछ छात्रों की ये मांग है कि जो सरकारी नौकरी है उसमें 90% डोमिसाइल लागू हो और प्राथमिक शिक्षा में 100% डोमिसाइल हो। ये मांग की जा रही है। बिहार में डोमिसाइल नीति पर अब तक की अगर स्थिति को समझा जाए तो पता चलता है कि 2020 में बिहार में डोमिसाइल नीति लागू थी, जिसे 2023 में शिक्षक भर्ती के दौरान खत्म किया गया। अब ऐसे में विपक्ष की तरफ से तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अगर उनकी सरकार बनी तो 100% डोमिसाइल लागू करेंगे। हालांकि नीतीश सरकार आगामी भर्तियों में डोमिसाइल लागू करने और स्कूल में 15,000 भर्ती में डोमिसाइल लागू करने की बात कह रही है। अब सवाल ये भी उठाया जा रहा है, क्योंकि बड़ी बात है, जब डोमिसाइल नीति को महागठबंधन की सरकार में खत्म किया गया था तब आरजेडी भी सरकार में शामिल थी। अब सवाल पूछा जा रहा है कि तब तेजस्वी यादव ने सवाल क्यों नहीं उठाए। आरोप लग रहा है कि 2025 यानी कि इसी साल चुनाव है तो तेजस्वी यादव 100% डोमिसाइल की बात कर रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल क्या है, आपको ये समझाते हैं। देखिए सबसे बड़ा सवाल कि सभी राज्यों में डोमिसाइल अगर लागू कर दिया जाए तो बिहारियों का क्या होगा। सवाल ये भी है
कि सभी राज्य डोमिसाइल लागू कर दें तो बिहारी जो बाहर जाकर काम करते हैं वो कैसे काम कर पाएंगे। बिहार के लोग कमोबेश सभी राज्यों में फैले हुए हैं, हर जगह बिहार के लोग नौकरी करते आपको मिल जाएंगे। सभी राज्य अगर डोमिसाइल लागू कर दें तो बिहारियों का क्या होगा, ये बड़ा सवाल है। अब आप डोमिसाइल के फायदे और नुकसान को समझिए। इसका फायदा क्या है? तो फायदा है कि सिर्फ बिहार के बच्चे ही नहीं बल्कि बिहार में फॉर्म भर पाएंगे अगर डोमिसाइल लागू हो जाता है। तो नुकसान यह है कि दूसरे राज्यों में भी डोमिसाइल हो जाए तो बिहार के युवा फॉर्म नहीं भर सकेंगे। तो ये फायदे और नुकसान की बातें कही जा रही हैं और ऐसे में कई इस पर सवाल भी उठाए जा रहे हैं। फायदे की अगर हम बात कर लें तो चूंकि अगर डोमिसाइल लागू हो जाता है तो जो बिहार के युवा हैं उन्हें नौकरी मिलेगी, लेकिन दूसरे राज्य भी अगर इसे लागू कर दें तो बिहार के युवाओं को दूसरे जगह यानी कि दूसरे राज्य में नौकरी नहीं मिल पाएगी। जो बिहार के युवा दूसरे राज्य में अगर काम करना चाहते हैं तो वहां वो काम नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे कई सारे तर्क दिए जा रहे हैं। हालांकि विपक्ष इस मुद्दे को उठाने की कोशिश कर रहा है। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। एलजेपी आरवी के सांसद अरुण भारती ने एक बार फिर से केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी पर बड़ा हमला बोला है। अरुण भारती ने कहा कि चिराग पासवान के पास जीतन राम मांझी की तरह विधानसभा में बहुमत के पहले पीठ दिखाकर भाग जाने का अनुभव नहीं है। आप ये रिपोर्ट देखिए फिर खबर तो समझिए। नगर निगम का भी चुनाव लड़ सकते हैं। बिहार की सियासत में जीतन राम मांझी और चिराग पासवान के बीच कोल्ड वॉर चल रहा है। चिराग जी राजनीति में अभी बहुत अनुभवी नहीं है। जब से चिराग पासवान ने बिहार से विधानसभा चुनाव लड़ने की बात कही है तब से दोनों दलों के बीच तीखी बयानबाजी हो रही है। आप इस बात की तुलना भी कर सकते हैं, आदरणीय मांझी जी की उम्र देखिए और हमारी उम्र में फर्क देखिए। जीतन राम मांझी ने पहले चिराग पासवान में अनुभव की कमी बताया और फिर चुनाव लड़ने के सवाल पर तंज कस दिया। बिहार की बड़ी चिंता उनको हो गई है। बिहार अभी सुशासन में है, डबल इंजन की सरकार है, नीतीश कुमार अच्छा से सरकार चला रहे हैं। वहाँ पर कोई वैकेंसी ही नहीं है कि कोई जाके आजमावे कि हम उसको अच्छा कर सकें। चिराग पासवान ने खुद खुलकर कभी भी जीतन राम मांझी पर वार नहीं किया। मैं उनकी हर एक बात से, उनके हर एक शब्द से मैं सहमत हूँ। लेकिन अपनी पार्टी के सांसद और बहनोई अरुण भारती को तीखा हमला करने से नहीं रोकते। अरुण भारती ने मांझी के अनुभव वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि मांझी जी के जैसे बिहार विधानसभा में बहुमत साबित करने से पहले इस्तीफा दे देने का अनुभव वाकई चिराग पासवान जी के पास नहीं है। जब बिहार विधानसभा में बहुमत साबित करना था तो इस्तीफा छोड़कर भाग जाने का अनुभव भी चिराग पासवान जी के पास है। एक और चिराग पासवान कहते हैं कि बिहार में मुख्यमंत्री पद की वैकेंसी नहीं है, वो दावेदार नहीं है कर रहे हैं और आने वाले दिनों में पुनः चुनाव उनके नेतृत्व में लड़कर वही एक बार फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। तो इसमें चिराग पासवान आया। तो दूसरी ओर सवाल का जवाब देते हुए अरुण भारती कह देते हैं कि मैं क्या, बिहार की जनता चाहती है कि चिराग मुख्यमंत्री बने। देखिए, मैं क्या, बिहार की जनता चाहती है कि चिराग पासवान जी यहाँ आकर बड़ी। सवाल है कि मांझी और चिराग के बीच मनमुटाव सिर्फ दलित वोटों को लेकर है या फिर इसके पीछे कुछ और है। हालांकि एनडीए लगातार मजबूती का दावा कर रहा है। मांझी और चिराग भी एनडीए के साथ लड़ने की बात दोहरा रहे हैं, पर दोनों दलों का आपसी मतभेद कई सवाल खड़े कर रहा है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो अब मांझी और चिराग में मनमुटाव को समझने के लिए बिहार की राजनीति को समझना जरूरी है। देखिए, 90 के दशक से लेकर 2010 तक बिहार में दलित समाज के सबसे बड़े नेता के रूप में बस एक ही नाम था, वो नाम था रामविलास पासवान का। लेकिन बिहार में सरकार बनने के बाद नीतीश कुमार ने 2007 में दलित में से महादलित को अलग कर दिया। इसके बाद 2014 की बात कर लीजिए, जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री बने, महादलित नेता के रूप में उनकी बड़ी पहचान बनी। जीतन राम मांझी के बिहार की राजनीति में उदय से रामविलास पासवान और दलित वोटों में हिस्सेदारी हो गई, जिसमें रामविलास पासवान और जीतन राम मांझी के बीच ये हिस्सेदारी बढ़ती चली गई। बिहार में दलित राजनीति को अब आप समझिए। देखिए, बिहार में दलितों की जो आबादी है वो 19% है, जिसमें 22 जातियां शामिल हैं और इसके साथ ही 3 प्रभावी जातियां हैं
जिसमें पासवान की अगर बात कर ले तो 5.31% इनकी आबादी है। मुसहर की 3.08% आबादी बिहार में बताई जाती है। और जैसा कि हमने आपको बताया कि दोनों ही दलित समाज से संबंध रखते हैं, चिराग पासवान और जीतन राम मांझी। तो ऐसे में दोनों ही का जो वोट बैंक है वो एक जैसा ही है। अब आप मांझी और चिराग में मनमुटाव को समझिए। चूंकि दोनों का दलित समाज से ही संबंध है, चिराग पासवान और जीतन राम मांझी का, तो मांझी और चिराग में दूरियां भी बढ़ती हुई दिखती हुई हैं। चिराग पासवान खुद को सबसे बड़ा दलित का चेहरा समझते होंगे। जीतन राम मांझी भी खुद को दलित समाज का एक अनुभवी चेहरा मानते हैं। और इसके साथ ही बिहार में, क्योंकि इस बार विधानसभा के चुनाव हैं, तो दलित वोटों पर दावेदारी जारी है। जो आगे निकल गया उसकी मांग बढ़ जाएगी। यही वजह है कि चिराग पासवान और जीतन राम मांझी इशारों में एक दूसरे पर हमला जरूर कर रहे हैं। हालांकि एनडीए के साथ रहने की बातें भी दोहराई जा रही हैं। बढ़ते आगे, बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए राजनीतिक हलचलें तेज हो गई हैं और सभी दल अपनी रणनीतियों को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। इसी कड़ी में पटना के ज्ञान भवन में बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल हुए। और इस दौरान उन्होंने आरजेडी कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। कहा कि आरजेडी और कांग्रेस ने कुर्सी के लालच में बिहार को जानबूझकर पिछड़ा बनाया। साथ ही ये भी कहा कि एनडीए बिहार का गौरव वापस लाएगा। अगर बिहार का खोया हुआ गौरव कोई शक्ति लौटा सकती है तो केवल भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ही लौटा सकती है और कोई दूसरा नहीं लौटा सकता। बिहार को उसका खोया हुआ गौरव लौटाने की ताकत सिर्फ बीजेपी में है। ये दावा किया है देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। उन्होंने कहा कि बिहार पिछड़ा राज्य नहीं था, पर कांग्रेस और आरजेडी जैसी पार्टियों ने कुर्सी के लालच में बिहार को ऐसे अंधेरे में ढकेला जिससे आज तक राज्य उभर नहीं सका है। पर अब नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार तरक्की कर रहा है। पिछले 2 दशकों में भाजपा और मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार ने अभूतपूर्व प्रगति की है। पुरानी जंगल राज की छवि को बिहार ने काफी हद तक तोड़ दिया है और जो भी सकारात्मक बदलाव बिहार में हुए हैं वह स्पष्ट रूप से अब लोगों को दिखाई दे रहे हैं। राजनाथ सिंह ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी विपक्ष को घेरा और कहा कि एनडीए के मुख्यमंत्री हो या उप मुख्यमंत्री या कोई मंत्री, कोई माई का लाल उंगली उठाकर नहीं कह सकता कि उनके दामन पर दाग है। राजनाथ सिंह के बयान पर विपक्ष का कहना है कि वो आज की बात ना करके गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं। वो सरकार के अपनी 20 वर्षों की उपलब्धि नहीं बता पा रहे थे, तो फिर वही पुराना कैसेट बजा रहे थे। ये बताना चाहिए था कि बिहार आखिर क्यों हर मामले में फिसड्डी है, क्यों भ्रष्टाचारियों और अपराधियों की बहार है। राजनाथ सिंह ने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ, बिहार को पिछड़ा राज्य जानबूझ के बना दिया गया है। पिछले 20 वर्षों में एनडीए की ही सरकार रही है। बहुत बहुत आभार आपका राजनाथ सिंह जी। चुनाव से पहले बिहार बीजेपी का हमला तेज होता जा रहा है। प्रदेश के साथ साथ अब केंद्र के नेता भी विपक्ष की बखिया उधेड़ने में लगे हैं, तो विपक्ष इसे एनडीए की छटपटाहट करार दे रहा है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता शैलेंद्र के साथ विनीता मिश्रा की रिपोर्ट। और आइए अब खबर को समझ लेते हैं। देखिए, राजनाथ सिंह की तरफ से कई बड़ी बातें कही गई हैं और बीजेपी को सालों भर काम करने वाली पार्टी माना जाता है। वैसे बिहार में इसी साल विधानसभा का चुनाव है, तो ऐसे में बीजेपी के राष्ट्रीय नेता लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं। अगर आप गौर करें तो कई राष्ट्रीय नेताओं का दौरा बिहार में अब तक हो चुका है। इसी कड़ी में राजनाथ सिंह भी बिहार आए। राजनाथ सिंह के दौरे से एनडीए की मजबूती झलक भी दिखी। राजनाथ सिंह ने नीतीश कुमार की जमकर तारीफ की और जिससे पता चलता है कि दोनों दलों का गठबंधन काफी मजबूत है, क्योंकि जब राजनाथ सिंह संबोधन कर रहे थे तो नीतीश कुमार की तारीफ करते नजर आए। वहीं राजनाथ सिंह ने आरजेडी और कांग्रेस पर भी जमकर हमला बोला।
आरजेडी और कांग्रेस पर कई आरोप भी लगाए। उन्होंने ये भी कहा कि आज जो बिहार कई सालों से पिछड़ा राज्य बना रहा वो आरजेडी और कांग्रेस की वजह से ही था। नीतीश सरकार और एनडीए की सरकार ने मिलकर बिहार को उस अंधेरे से बाहर निकाला है। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। हजारीबाग में एक बार फिर से माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। भगवान बजरंगबली जी की मूर्ति को असामाजिक तत्वों ने तोड़ा है। एक ही मंदिर को लगातार 5 बार निशाना बनाया गया। तो ऐसे में सवाल उठता है कि बार बार हिंदुओं के मंदिर को निशाना क्यों बनाया जा रहा है। आप ये रिपोर्ट देखिए। मंदिर परिसर में न जाने कितने टुकड़ों में पड़े ये अवशेष भगवान बजरंगबली की मूर्ति के हैं, जिसे बीती रात नफरत में लीन किसी शख्स या समूह ने मिलकर तोड़ दिया। बजरंगबली जी की टूटी हुई मूर्ति को हम स्क्रीन पर दिखा नहीं सकते। ये तस्वीरें काफी विचलित करने वाली हैं। हिंदुओं की आस्था और भावना को ये तस्वीरें ठेस पहुंचा सकती हैं। ये तस्वीरें हजारीबाग से सामने आई हैं। हम आए दर्शन करने के लिए, देखे कि मूर्ति तो खंडित है। ये तो नहीं होना चाहिए, ऐसे बताइए, तो गलत बात है। ये मंदिर हजारीबाग के सदर थाना इलाके में मीठा तालाब परिसर में है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बीती रात मुहर्रम को लेकर मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग मंदिर परिसर से मिट्टी उठाकर ले गए थे। उसके जाने के कुछ ही घंटे के बाद मंदिर में स्थापित बजरंगबली की ये मूर्ति कई हिस्सों में टूटी हुई मिली। लोहा का बाड़ से पूरा बांधा हुआ था, पूरा उसको कबाड़ दिया गया है, मूर्ति को तोड़ा गया है। भगवान हनुमान की प्रतिमा खंडित होने से स्थानीय लोगों में आक्रोश का माहौल है। लोग इस बात से नाराज हैं। ये पहला मौका नहीं जब इस तरह से हिंदू मंदिर को निशाना बनाया गया। असामाजिक तत्वों ने लगातार 5वीं बार इसी मंदिर पर हमला किया है। देखने वाली बात होगी कि ऐसी घटना को लेकर पुलिस कितनी तत्परता दिखाती है और दोषियों को कार्रवाई करने का काम करती है। सुशांत सोनी, न्यूज 18 हजारीबाग। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।